हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अकाउंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी संस्था का विघटन बता रहे थे, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताए थे। आपसे बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका जो भी अकाउंटिंग होता है वो बताने वाले हैं। ठीक, तो आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में लिफो एंड फिफो मेथड जो होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी संस्था का जब विघटन होता है मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, मीन्स किन सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। ये तीन क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब चलते हैं आज के क्लास पे, जिस पे कि हमारा जो मेन टॉपिक है अकाउंटिंग से रिलेटेड, मीन्स क्या क्या जनरल एंट्री करेंगे, क्या अकाउंट्स हम बनाएंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स जब हम बताएं कि आपको लास्ट क्लास में याद हो कि पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होता है दैट मीन्स अब हमारा जो व्यापार चल रहा था साझेदारी का वो सब बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं उन संपत्तियों को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं और जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है उसको पे किया जाता है। उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट बचता है तो हमारे पार्टनर्स के जो भी कैपिटल होते हैं उनको क्या करते हैं, पे कर देते हैं। अब हम कहें कि जब हम संपत्तियों को बेच रहे हैं, दायित्वों का हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की जब बात आती है तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स वसूली खाता। अब अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट के नेचर का तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये नॉमिनल अकाउंट का है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम करते हैं क्या कि बेसिकली सेल ऑफ एसेट्स करते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है इन सब ट्रांजेक्शन्स पे उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा तो आपके सभी एसेट्स चले जाएंगे, एक्सक्लूड उसमें से कर दिया जाता है कि आपके कैश और बैंक या फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स, मीन्स हम कहें कि जितने भी आपकी संपत्तियां होती हैं सारी संपत्तियां डेबिट साइड में जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के। जिस सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी, जैसे हम बोलें कि आपका जो कैश अकाउंट का बैलेंस है मीन्स जो आपके पास नगद है, या आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है, या जो हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पार्टनर्स लोन है, ये चीज़ें आपके डेबिट में नहीं जाएंगे। अब बात आता है कि जो एसेट्स आ रही हैं वो किस वैल्यू पे जाएंगे, तो इसके लिए आपका बोला जाता है बुक वैल्यू पे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है मीन्स जब हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को किस वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या था ये समझ लीजिए। जैसे हम कहें कि अगर मान लीजिए आपका डेटर्स एसेट साइड में दिखाया गया है 50,000 रुपये, माइनस किया गया है उसमें प्रोविजन फॉर डेटर्स 5,000 और आउटर साइड में आपका दिखाया गया है अमाउंट 45,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप 45,000 नहीं दिखाएंगे। बुक वैल्यू का मतलब है कि जो आपका 50,000 टोटल डेटर्स है उसको दिखाएंगे प्रोविजन को इंक्लूड करते हुए, मीन्स प्रोविजन को माइनस करके आप नहीं दिखाने वाले, जो आपका ओरिजिनल डेटर है वो दिखाया जाता है। ये आपका हो गया डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम बोलें तो आपकी सभी लायबिलिटीज आ जाएंगी एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व्स, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं आती हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जो भी आपका रहेगा वो सब कुछ क्या होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप अगर हम बोलें आपका तो आप देख सकते हैं टू कैश और बैंक में पेड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज, जो अभी की लायबिलिटीज हैं उनको क्या किया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। एंड क्रेडिट साइड में आप ध्यान दीजिए बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो भी आपका रहता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। एंड उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि बाई कैश और बैंक, जो आपके एसेट्स हैं, एसेट्स को अगर आप बेचते हैं जो भी पैसा आपको मिलता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर आप उसके बाद अगेन देखिए कि बाई कैश और बैंक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मीन्स अगर आपका कोई एसेट्स ऐसा था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था पहले और उसको आप सेल कर रहे हैं तो उससे जो भी अमाउंट रियलाइज होगा उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर आप ध्यान दीजिए अगला जो आपका है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर बाई एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर क्या करते हैं किसी संपत्ति को खुद से ले लेते हैं तो ऐसे केस में उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं। एंड आप डेबिट साइड में ध्यान दीजिए
टू कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। मीन्स समझे कि जो एसेट्स को सेल करना, फिर लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना, इन सब करने की वजह से अगर कुछ एक्सपेंसेस होता है तो उस एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, किसी लाइबिलिटीज़ का खुद से पेमेंट कर रहा है अपने पास से, तो उसको क्या करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाते हैं। फिर इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का हम बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग करने का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता था। तो अब जब मान लीजिए क्रेडिट साइड का अगर आपका एक्सेस आ रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर हम कहें कि आपका डेबिट एक्सेस है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पे लॉस होगा और उस लॉस को क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। ये आपका बेसिकली रियलाइजेशन से रिलेटेड बात है। तो यहाँ से हम कहें कि अगर आपका क्वेश्चन जो मेन बनता है तो रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप्स का है वो, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसके किस पार्टनर में बटेगा, किस रेशियो में, तो सभी पार्टनर्स में बटता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। एंड रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स या लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है वो किस अमाउंट पे, तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है। ये क्वेश्चंस आपके रियलाइजेशन अकाउंट से बेसिकली बनते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगर हम कहें पार्टनर से फर्म ने कोई लोन लिया था, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन देन इट विल बी पेड ऑफ आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अगर आपको याद हो कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी अगर पार्टनर से लोन लिया गया होता है तो उस पार्टनर्स के लोन को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब पार्टनर्स लोन पेमेंट किया जाएगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। फिर बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एटसेट्रा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड इन फॉलोइंग मैनर। मीन्स अगर हम कहें कि जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, फिर हम कहें कि जो भी रिजर्व्स थे, गुडविल वगैरह जो भी चीज़ें आपकी थी फर्म में, उसको अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, उसके बाद कि जो बैलेंस आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम किस तरीके से क्लोज करेंगे। व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट इन द एंट्री विल बी, कि कहने का मतलब कि अगर किसी पार्टनर्स का जो हम बोलें कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एक्सेस आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है कि उसको कैश लेकर आना पड़ेगा फर्म को देने के लिए। तो ऐसे केस में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या हम बोले व्हेन अ पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, मीन्स अगर किसी पार्टनर्स का क्रेडिट साइड का एक्सेस आ रहा है बैलेंस, तो उस पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये आपकी बात हुई कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। फिर इसके बाद जो आपका अगला अकाउंट यहाँ पे बनता है वो बनता है कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट द ओपनिंग बैलेंस एंड ऑल रिसिप्ट्स, मीन्स हम कहें कि पार्टनर जो कैश अकाउंट आपका बनेगा या बैंक अकाउंट, उसके डेबिट साइड में जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो सब कुछ लिख देंगे। और जो अमाउंट हम कहें कि एसेट्स को सेल करने से रियलाइज हो रहा है या किसी पार्टनर के द्वारा कोई कैश आ रहा है फर्म में, तो सारा का सारा अमाउंट कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाएगा। फिर क्रेडिट ऑल द पेमेंट्स, क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट हो रहे हैं वो सब कुछ लिख दिए जाएंगे। टोटल ऑफ बोथ साइड्स शुड बी इक्वल एंड इट विल बी द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। अब ध्यान दीजिए कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे जो कैश और या बैंक अकाउंट आप बनाते हैं, ये दोनों साइड डेबिट या क्रेडिट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं आता है, सबसे बड़ी खासियत है कैश और बैंक अकाउंट का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है या डेबिट, तो आपका आंसर होगा नन, मीन्स वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जिस तरीके से आपका बैलेंस शीट इक्वल हो जाता था वैसे यहाँ पे क्या होगा कि आपका कैश या बैंक अकाउंट इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए व्हेन एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स क्या करता है एसेट्स ले रहा है, तो जो अभी रियलाइजेशन अकाउंट हम बात कर रहे थे उसकी एंट्री की बात कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी पार्टनर क्या करेगा वो एसेट्स लेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, एनी लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाई पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर है लाइबिलिटीज ले रहा है या उसका पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर्स के द्वारा वो लाइबिलिटीज लिया जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। पार्टनर्स लोन टू द फर्म,
कि अगर हम कहें कि कोई पार्टनर लोन दिया था तो उसकी बात कर रहा है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कैपिटल अकाउंट्स। कहने का मतलब कि आपका कैपिटल का पेमेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, लोन का पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके की आपके बोलें कि आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब फिर इसके बाद आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है वो गुडविल से रिलेटेड आता है। तो ये क्या होता है, देखिए कि इफ द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, इट इज ट्रीटेड एज अदर एसेट्स एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। कहने का मतलब कि अगर आपका गुडविल बैलेंस शीट में दिया है तो इसको सेम उसी तरीके से ट्रीट करने वाले जैसे बाकी एसेट्स होते हैं, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट व्हेन सम अमाउंट रियलाइज्ड फॉर गुडविल। अगर हम कहें कि गुडविल से कुछ अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो उसकी एंट्री आप कर देंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। या आगे इफ द गुडविल इज टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर उस गुडविल को ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको सेम वही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे हम बोले कि कोई एसेट्स क्या कर रहा है, पार्टनर के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक। तो ये आपकी बेसिकली जो है अकाउंटिंग है, मीन्स जनरल एंट्री है। तो ये आप उस लेजर से भी देख सकते थे कि क्या एंट्री आपकी हो सकती है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हम बताएं या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए ये आपका गार्नर वर्सेस मरे एक रूल है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 पार्टनर थे कि गार्नर, मरे एंड विल्किंस, और इसमें से होता क्या है, विल्किंस क्या होता है कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स दिवालिया हो जाता है, और ऐसे में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है कि बंद की जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से केसेस जाता है कोर्ट में, और कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, प्रॉब्लम क्या होती है, वो समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहले आप देख लीजिए पोजीशन ऑफ द फर्म 30 जून 1900, मीन्स 1900 को 30 जून में क्या उस पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन बनती है जब डिसॉल्व होती है। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, फिर अमाउंट्स, और अमाउंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है पाउंड में है, और हम कहें कि इस अमाउंट का भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। तो ये याद रखिएगा, जो कैपिटल होती है गार्नर की वो 2500 पाउंड्स, कैपिटल ऑफ मरे 314 पाउंड्स, 314 पाउंड। अगर हम बात करें एसेट साइड में तो कैश जो रहता है फर्म में उस टाइम 1916, कैपिटल ऑफ विल्किंस 263 पाउंड्स एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 635 पाउंड्स। अब ध्यान दीजिए जो कैपिटल ऑफ विल्किंस दे रहा है दैट्स मीन्स यहाँ पे कैपिटल जो था विल्किंस का वो डेबिट साइड अधिक था, कि उनका निगेटिव में था। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम कहें कि गार्नर और मरे का जो कैपिटल है वो 2500 प्लस 314 मीन्स 2814 है। तो इनको पेमेंट करना होगा 2814, और फर्म के पास कैश कितना है 1916। तो अब प्रॉब्लम फंसी कि भैया ये बाकी का कैश कहाँ से आएगा, विल्किंस तो इंसॉल्वेंट हो चुका है और फर्म में रिवैल्यूएशन जो रियलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब इस पे ध्यान दीजिए कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है कि अब ऊपर से आप देखिए कि इन 1903 जस्टिस जो है गेव डिसीजन ऑन गार्नर वर्सेस मरे केस लॉ, कि गार्नर और मरे में मतलब एक कन्फ्लिक्ट होता है कि गार्नर के पास देखिए कि 2500 था और मरे के पास था 314 पाउंड का बात आता है। तो जो यहाँ पे कैश था 1916, मरे का कहना था कि हम मेरा पूरा पेमेंट होना चाहिए क्योंकि मेरा बहुत कम अमाउंट है, और गार्नर का कहना था नहीं कि हमें पूरा पेमेंट होना चाहिए। अगर गार्नर को पूरा पेमेंट होता तो मरे के लिए एक भी रुपये नहीं बचता, मीन्स एक भी पाउंड नहीं बचता आपका। तो अब इसी चीज़ को लेकर जो डिस्प्यूट होता है पहुँचता है मामला कोर्ट में। तो अब कोर्ट में क्या आता है देखिएगा कि ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द फर्म इज डिसॉल्व ऑन 30 जून 1900 एंड ऑल द एसेट्स आर सोल्ड आउट ऑफ एंड पेमेंट मेड टू ऑल क्रेडिटेड बट देयर वेर नो बैलेंस फॉर पेइंग टू पार्टनर्स। जब क्या होता है कोर्ट का डिसीजन आता है कि सबको पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन हम बात करें कि यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात आती है उनको पेमेंट करने के लिए इनफ कैश नहीं बचता है। तो फिर कोर्ट का अब डिसीजन क्या आता है वो देखिए। मेन जो बात आती है मीन्स अगर कभी पार्टनर डिसॉल्व होते हैं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और वहाँ पे डिसॉल्व होने का रीज़न जो होता है कोई पार्टनर्स का इंसॉल्वेंट होता है, मीन्स कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है। तो ऐसे केस में जो मेन चीज़ आती है कि जो उस दिवालिया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का मीन्स डिफिशियंसी रहती है उस
कैपिटल अकाउंट को जो हम कहें कि रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे, मीन्स जो सॉल्वेंट पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब उसका रेशियो क्या होता है ये यहाँ पे बताया गया। मीन्स हम कहें विल्किंस का जो 263 पाउंड्स का कैपिटल रहता है डेबिट में, वो गार्नर एंड मरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसका रेशियो बोला गया कि कैपिटल रेशियो। अब बात फिर फंसी कि कौन सा कैपिटल रेशियो होगा। कैपिटल रेशियो वो होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के पहले जो बैलेंस शीट रहती है, मींस ये जो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल गार्नर एंड मरे का, इस रेशियो में नहीं, कि जब फर्म डिसॉल्व नहीं हुई रही होगी उसके पहले जो कैपिटल था इन लोग का, उस रेशियो में क्या होगा कि विल्किंस के कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आई बात। फिर जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रहता है इसको बोला गया सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो हम कहें कि सॉल्वेंट पार्टनर्स रहते हैं वो इनफ कैश ले आएंगे, मीन्स इनफ अमाउंट ले आएंगे यहाँ पे इस लॉस को भरपाई करने के लिए। अब देखिए डिसीजन की बात हम करते हैं कि जो लास्ट में दिया गया है, ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल कंपनसेट द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो याद रखिएगा प्रीवियस बैलेंस शीट्स, मीन्स हम कहें कि जिस समय पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है उसके पहले का जो आपका बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाया रहता है, उस कैपिटल रेशियो में कि जो भी आपका रहेगा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मीन जो आपका पहले की बैलेंस शीट थी वो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन रहता है लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सब कहें गार्नर मरे एंड विल्किंस सबके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब देखिए गार्नर मरे का जो एक केस था, इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो गार्नर वर्सेस मरे तो सबको याद रहते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टनर का नाम पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनता है, मीन्स गार्नर वर्सेस मरे के केस में थर्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, तो विल्किंस। फिर उसने जो थर्ड पार्टनर था उसके कैपिटल का अमाउंट क्या था, तो ये याद रखिएगा 263 पाउंड्स। यहाँ पे आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, पाउंड्स में इनका अमाउंट है, रुपीज़ में नहीं है, ठीक। और इसका जो डिसीजन आया कि विल्किंस के जो भी हम कहें डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आपका हम कहें कि पार्टनरशिप फर्म आज पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा पार्टनरशिप फर्म समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट्स है अब आप पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।